खूब लड़ी मर्दानी वो तो कहते थे झांसी वाली राजनीति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो ममता बनर्जी थी बंगाल की। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব our victory to our people, the motherland. We are grateful to all the मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी जीतना है, मोदी फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। लेकिन दीदी, आपने अभी ये कहा, दीदी दीदी मैं आपको वादा करता हूँ, कांग्रेस को मौका दिया, दाल भाइयों को कम्युनिस्टों को मौका दिया, निरुपम को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। Mamata Banerjee there taking oath for the second term. Mamata Banerjee has been the most outspoken leader against the government's remonetization scheme. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I'll be on the street. I don't have a chair, I'm a free bird now. मेरे पास अब किसी कुर्सी का कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं है। मैं अब एक आज़ाद चिड़िया हूँ। जी हाँ, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद से बाहर ममता बनर्जी तो आखिर ममता बनर्जी हैं। भारत के पिछले लगभग 80 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में जो बहुत कम महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस पुरुषवादी सत्ता को और परिवारवादी सत्ता को चुनौती दी है, उसमें ममता बनर्जी का नाम अग्रणी रहेगा। इसके बावजूद भी कि बहुत बुरी तरह वो अपना चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन जैसा आपने सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अब एक आज़ाद चिड़िया हूँ, मैं सड़क पर आऊँगी। वो चिड़िया जो सिर्फ पेड़ पर बैठ के गाना नहीं गाती, वो ची नहीं करती, बल्कि दहाड़ती है। एक ऐसी चिड़िया जो जीना मुश्किल कर देती है उन लोगों का, उन तानाशाहों का जो इस देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके पास आऊँगी और आपको ये बताऊँगी कि किस तरह से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के लिए उनकी आँख का सबसे बड़ा कांटा नहीं बल्कि उनकी राह का सबसे बड़ा पत्थर रही। पिछले मैं कहूँगी नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरान ममता बनर्जी 15 साल बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं। वो कम से कम 5 ऐसे ओकेजन्स, 5 ऐसे मौके जब ममता बनर्जी ने दिखाया कि सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती नरेंद्र मोदी को आई, वो आई थी जो रीजनल यानी क्षेत्रीय नेता हैं उनके तरफ से। उसमें ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा आगे रहीं। जी हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो कहते थे झांसी वाली राजनीति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो ममता बनर्जी थी बंगाल की। मैं आने वाले आपको कुछ मिनटों में ये सब बताऊंगी और क्यों बताऊंगी कि ममता बनर्जी फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है पश्चिम बंगाल की, लेकिन उसके बावजूद कैसे वो नाक में दम करना बरकरार रखेंगी, न सिर्फ के नरेंद्र मोदी के बल्कि पश्चिम बंगाल में अब जो बनने वाली है बीजेपी की सरकार। हालांकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये भी साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है इस चुनाव में, वो इस चुनाव को हारी नहीं है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन और बाकी संविधान के जानकार हैं, वो बताएंगे आपको कि अब इससे आगे क्या होगा। जब ममता बनर्जी अगर रिजाइन नहीं करेंगी तो अब क्या होगा, राज्यपाल क्या हस्तक्षेप करेंगे इसमें, क्या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे विधानसभा में, वो बात रही जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे।
लेकिन मैं जो आपको अब बताने जा रही हूँ वो ये बताने के लिए कि ममता होने के मायने क्या हैं। एक ऐसे नेता को कम से कम एक मुख्यमंत्री के पद के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो हमने खो दिया, लेकिन क्या एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर एक अलग तरह की ममता, एक पुरानी वाली ममता, जी हाँ वही ममता जिसको हम और आप जानते रहे, वो ममता जिसने पहले लेफ्ट पार्टियों का और अब बीजेपी का नाक में दम करेंगी, उन ममता को जानते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ 2011, जी हाँ, तो 2011 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2011 से मैं लेकर आऊँगा इस बात को, जिसमें 184 सीटें जीती थीं। आपकी स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं डेटा, और 2016 में ये बढ़कर 211 सीटें हो गई थी। याद है आपको, ये वही दौर था जब कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा मर्द जो कहते थे 700 साल बाद आया है, कुछ कहते थे 1200 साल बाद आया है। तमाम तरह की अंग्रेज़ी और मुग़लों की हुकूमत को हराकर पहला हिंदू नेता, पहला ऐसा पुरुष आया है जिसने पूरे तरीके से भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे दौर में ममता बनर्जी की सेक्युलर पॉलिटिक्स ने पश्चिम बंगाल में क्या किया। एक महिला, जी हाँ ममता बनर्जी हिंदू हैं, ममता बनर्जी ब्राह्मण भी हैं, लेकिन एक महिला ने सेक्युलर पॉलिटिक्स करके एक इतने बड़े स्टेट में क्या हासिल किया, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे, अपने चरम पर थे, वो प्रधानमंत्री बने थे भारत के, उस वक्त के बाद से आप ये देखिए कि सीटें ममता बनर्जी ने अगले चुनाव में, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ, सीटें उसमें से बढ़ा ही ली। 2011 में 184 सीटें थी, 2016 में बढ़कर 211 सीटें हो गई। और आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, इसके बावजूद बीजेपी को कितनी सीटें मिली, अंदाज़ा लगाइए। 1, 2, 3 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी। इस झटके के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया, मैं आपको 16 के बाद अब 21 के चुनाव की बात बताऊंगी, और मैंने आपसे वादा किया है कि वो 5 मौके मैं आपको बताऊंगी जब नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी चुनौती दी, जिसमें NDCA एनआरसी प्रोटेस्ट से लेकर किस तरह से जो चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जब पूरे संघ के जो ढांचा था, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, उसको चुनौती देने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, तब ममता बनर्जी ने क्या किया, सब कुछ आपको बताऊंगी। SIR की इस लड़ाई से लेकर इस चुनाव को लड़ने वाली मर्दानी तक सब कुछ आपको बताऊंगी। अब आगे सुनिए आप। तो RSS ने क्या किया, तेज़ी से उन्हें अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। जैसे RSS को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, RSS की शाखाएं 2013 में 800 से भी कम थीं और बढ़कर 1500 से ज़्यादा हो गई। कैरोवन की रिपोर्ट बता रही है जिस तरह से ग्रोथ हुई है पश्चिम बंगाल में RSS की, क्योंकि आज का जो दिन आप देख रहे हैं उस दिन की बुनियाद किस तरह से रखी गई। 15 साल उस दिन की तैयारी, इस दिन के लिए तैयारी की गई। वैसे तो 100 साल से तैयारी कर रहा है RSS, लेकिन 100 साल के अलावा पिछले अगर एक दशक की हम तैयारी देख लें तो उसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा देखिए, कोलकाता में बताता है कैरवान का ये आर्टिकल, लगभग 250 RSS शाखाएं रोज़ या हफ्ते में चलती हैं। हिंदू सहमति जैसे समूह भी सक्रिय हुए, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना इलाकों में। ज़्यादातर यहाँ पर आप जानते हैं मुस्लिम आबादी है, 50%, कहीं कहीं पर 70% मुस्लिम आबादी है। और ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में क्यों जाती है RSS, क्यों वहाँ पर एक फसाद पैदा करने की कोशिश करती है, रेडिकलाइज करती है वहाँ पर हिंदुओं को, ये तमाम कोशिशें शुरू हो गई थी तभी 2016 से ही। ममता बनर्जी ने ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं किया, सीधे तौर पे कहा कि चुनावी ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ये करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो जहरीली भाषा बोलने वाले और हिंसक प्रवृत्ति वाले नेता थे, इनको दूर रखने की कोशिश की गई। इसी दौरान जो बंगाल का गरीब मुसलमान था, कैरवान का आर्टिकल फिर ये बताता है कि कैसे ये एक सोशल इंजीनियरिंग भी थी, क्योंकि 1/3 आबादी अगर बंगाल में मुसलमानों की है तो ममता बनर्जी एक पुख्ता अपना एक वोट बैंक बनाना चाहती थी, जिससे कि पूरे के पूरे मुसलमान कंसोलिडेट होकर उनको ही वोट करते रहें और वो सत्ता में बनी रहें। तो ये एक तरह से खुदगर्ज कोशिश भी थी, लेकिन इसी दौरान सामाजिक आर्थिक फ़ायदा कुछ न कुछ तो कम से कम मुसलमानों को मिला। कैरवान का आर्टिकल आगे बढ़ते बताता है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने और क्या कुछ किया। यहाँ पर ये बताते हैं कि 8 मिलियन यानी कि 80 लाख मुस्लिम छात्रों को 1456 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी, यानी कि एक साल में नहीं कई सालों में ये स्कॉलरशिप दी गई। इसके अलावा 3.5 लाख लोगों को लोन दिया गया और बेशतर मुसलमानों को OBC लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जिससे इनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलने में आसानी हुई। वो अलग बात है, देखिए बंगाल में जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसका ऐसा बोलबाला है, हिंदू मुसलमान सब गरीब हैं, मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं। और लेफ़्ट के
34 साल के शासन के बावजूद भी बहुत शर्मनाक हकीकत यह है कि अभी भी बंगाल में आपको जो मुसलमान हैं वो बेहद दयनीय स्थिति में नज़र आते हैं। वो अलग बात है कि अच्छे पदों पर भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन बेशतर आबादी अभी भी गरीब है। तो मैंने आपको बताया कि ओबीसी लिस्ट में भी शामिल किया, इमामों को मासिक जो है वो स्टाइपेंड भी दिया। और ममता बनर्जी ने जब 2016 की बड़ी जीत हुई तो पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम की इस राजनीति का पूरे तरीके से विरोध किया और अपने को स्थापित कर लिया एक ऐसे सेक्युलर नेता के तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का जवाब थी। एंटीथीसिस टू नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी ने इतने बड़े एक शत्रप के तौर पर अपने को स्थापित कर लिया था। और इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के बारे में। ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए, ना मुझे भूलती हैं तस्वीरें, ना आपको। पूरे देश में कितना तनाव का माहौल था, पूरे देश में लग रहा था कि अब क्या होगा। तब आप जानते हैं लाखों की तादाद में मुसलमान, खासकर मुस्लिम औरतें सड़कों पर निकलीं और विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भी हुआ। ममता बनर्जी ने खुद मार्च निकाला अपने सपोर्टर्स के साथ। ये तस्वीरें मुझे कभी नहीं भूलती हैं। 2019 और 20 के आसपास की तस्वीरें हैं। 19 खत्म हो रहा था, 20 शुरू हो रहा था, तभी हमने देखा कि प्रोटेस्ट मार्च कोलकाता में किए। और ये जो उनका अंदाज है कि हज़ारों लोगों को अपने साथ लेकर पैदल चलती हैं, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई ये महिला, कैसी मर्दानी, कैसी शेरनी, एक ऐसी महिला जिसने भारत की पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसको पूरे तरीके से झिंझोड़ दिया और चैलेंज किया। और सबसे खास बात ममता की यह है कि वो किसी राजनीतिक परिवार से भी नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हम मजबूत महिलाएं कहते हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी एक है। इंदिरा गांधी की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ। मुझे पता है कि उनके रगों में खून दौड़ रहा था सियासत का, और उसी को उन्होंने फ़ायदा उठाकर या उसी का इस्तेमाल करके वो नेता बनी और प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने शासन में कुछ अच्छे फैसले किए, लेकिन बहुत सारे गलत फैसले भी किए। ममता बनर्जी ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी सियासी परिवार से नहीं आती हैं। और इसके अलावा सीधे तौर पर उन्होंने आश्वस्त किया लोगों को कि सीए एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, और नरेंद्र मोदी को बंगाल को विभाजित करने की जो कोशिश है उसमें वो पूरे तरीके से नाकाम कर देंगे। पूरे तरीके से आप ये देखिए कि सेंटर वर्सेस स्टेट का पूरा ये मामला हमारे सामने आया। सुन लेते हैं। অনেক প্ল্যান আছে বাইরের লোক ঢুকিয়ে দিয়ে অশান্তি করার। যারা মিছিলে থাকবেন ভদ্রভাবে মিছিলে চলবেন, আর কি স্লোগান দেয়া এটা পার্টি ঠিক করে দেবে। 2, আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্ট্যাচুর সামনে এসেছি, তার কারণ বেঙ্গল স্ট্যান্ডস ইউনাইটেড টু কিপ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। No NRC, no cap. We want peace. और अब मैं आपको ले आती हूँ 2021 के चुनाव में। जी हाँ, मैं 2016 में भी वहाँ थी, 2021 में भी थी। दोनों चुनावों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा। 2021 के चुनावों में सांस थमी हुई थी, बिल्कुल वही हालत थी, वही कैफियत थी जो इस चुनाव में आपने देखी कि अब हुआ और तब हुआ। और उस वक्त भी लग रहा था कि शायद पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल को ले जाएगी भाजपा। जितना ध्रुवीकरण किया गया, जितना सांप्रदायिकरण किया गया, जितने बदतरीन तरीके से बंगाल को बांटने की कोशिश हुई, इसमें खेला होबे, आपको याद है ये एक स्लोगन यहाँ पर टीएमसी की तरफ से आया। और उसी दौरान हमने देखा कि 2021 के चुनाव में ही जब चुनावी कैंपेन हो रहा था, ममता बनर्जी को चोट लगी। और ये ममता बनर्जी, ये तस्वीर आपको याद है जब फुटबॉल पे पैर रखे हुए चोटिल महिला किस तरह से चैलेंज कर रही थी, चुनौती दे रही थी नरेंद्र मोदी को, भाजपा, आरएसएस को, सबको मिलाकर। और दूसरी तरफ थी एक औरत, और बंगाली बनाम बाहरी का जो उन्होंने पूरा नारा दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस सब के बाद हमने देखा कि कैसे 213 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली और सिर्फ 77 सीटें मिल पाईं भाजपा को। ये भाजपा की बहुत ही शर्मनाक, मैं कहूँगी, एक करारी हार थी जिससे उभर नहीं पाई पार्टी। और लगातार पिछले 5 साल तक कोशिश करती रही लगातार कि बंगाल का जितना सेफ्रनाइजेशन, जितना भगवाकरण, जितना सांप्रदायिकरण, जितना हिंदूकरण हो सके उतना कर लिया जाए। और जाहिर है भाजपा अपने उन मंसूबों में कामयाब भी रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे लगातार रैलियाँ कर रही थी उसी हालत में। और नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने चुनौती दी खासकर, यानी यही वो दौर था
पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले के आसपास की बात है, जब कोरोना वायरस ने घेर लिया था पूरे देश को। मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी और उसी दौरान ममता बनर्जी ने चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी को। मैं ये आपको ये हिस्सा उनके एक बयान का सुनवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था किस तरह से प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को बंगाल के एक बॉन्डेड लेबर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह। जब बंगाल के जो ब्यूरोक्रेट्स की जो बात आ गई थी, अपनी अनाप एक तरह से ले आई थी। सुन लेते हैं। I can call also, there are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. मन की बात प्राइम मिनिस्टर। और आखिर में आपको ले आती हूँ अभी इसी साल की बात है, आईपैक पर। जी हाँ, आईपैक वही संस्था जो कि स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम किया, जिसने 8 साल ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए उस पर रेड हुई। और उस रेड के बाद ये फाइल हाथ में ली हुई ममता बनर्जी किस तरह से एक पूरे फाइटर के तौर पर नजर आ रही हैं कि जिन ईडी ऑफिशियल्स ने यहाँ पर रेड की थी उन्हीं के ऊपर मुकदमा कर दिया गया, और कैसे सर के बल पूरे इस केस को पलट दिया ममता बनर्जी ने। इस वक्त ये उसको बहुत ही एक निर्णायक लम्हा माना गया, एक ऐसे नेता के तौर पर, एक बुजुर्ग महिला के तौर पर, जिसके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि उसने एक माइटी गवर्नमेंट को, एक माइटी प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया। इन तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब आखिर में आपको बताना चाहती हूँ बात कि किस तरह से एसआईआर को लेकर भी, यानी कि सड़क पर, संसद में उनके एमपीज ने और साथ साथ कोर्ट में, इन तीनों मुहानों पर ममता बनर्जी ने एसआईआर की मुखालफत की, उसका विरोध किया। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा, वो अलग बात है कि संवैधानिक मजबूरियां हैं, उनको ऐसा करना पड़ा, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो एसआईआर को, उनके अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन के नहीं आने देंगे पश्चिम बंगाल। जो ग्रास रूट्स पे उनके नेता थे, उन्होंने भी एक तरह से कोशिश की लोगों का समर्थन करने की, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से ऑर्डर में हों और ज़्यादा लोगों की नागरिकता ना जाए। लेकिन जाहिर है सेंट्रल एजेंसीज़ के सामने सफल नहीं हो पाई टीएमसी और साथ साथ ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी का जो नाम है वो भारत के इतिहास में 12 साल तक एक ऐसे बहुसंख्यकवादी, बहुत ही विभाजनकारी, हिंदू मुस्लिम आपस में भारतीयों को लड़ाने वाली एक पार्टी और एक नेता और एक सांस्कृतिक सो कॉल्ड संस्था आरएसएस से लड़ने के तौर पर ममता बनर्जी को याद किया जाएगा, जिसने अपनी बंगालियत की रक्षा की, बंगाल अस्मिता की, बंगाली संस्कृति की, और बंगाली संस्कृति का हिस्सा है हिंदू मुस्लिम सौहार्द। इस सब की उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की। इसमें जाहिर है उनका मुस्लिम वोट बैंक का एक तरह से एक हिस्सा भी शामिल था। पॉलिटिक्स तो सबको करनी है, ममता बनर्जी को भी करनी है, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर जाएंगी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसने सबसे बड़ी चुनौती दी नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी के सामने फिलहाल इतनी बड़ी चुनौती कोई भी नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पर। स्टालिन वो भी चुनाव हार चुके हैं तमिलनाडु में, इधर ममता बनर्जी वो भी चुनाव हार चुकी हैं। क्या ये उम्मीद की जाए कि अब कोई ममता बनर्जी के तौर पर विपक्ष में ही बैठी सही, ममता बनर्जी कह रही है मैं एक पल भी नहीं बैठूंगी, मैं इंडिया अलायंस के साथ काम करूंगी, एक कॉमनर, एक आम आदमी की तरह। क्या ममता बनर्जी की यही फाइटिंग स्पिरिट हमें लगातार मिलती रहेगी, या फिर ऐसे उभर कर और नेता आएंगे आने वाले दिनों में जो भारत को, लोकतंत्र को बचाएंगे, एक पार्टी रूल की तरफ उस गहरे कुएं में धकेलने से हमें बचाएंगे? Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I'll be on the street.